नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 सांख्यिकी। तो बच्चों, इस अध्याय को हम 3 भागों में पढ़ेंगे और ये इसका भाग 1 है। तो बच्चों, इसमें हम जानेंगे कि सांख्यिकी क्या होती है। तो बच्चों चलते हैं। सांख्यिकी का अर्थ है अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है जिसे सांख्यिकी कहते हैं। तो बच्चों, इसे उदाहरण के द्वारा आपको बताता हूं कि मान लीजिए एक क्रिकेट मैच है और उसमें जो सारा आंकड़ा यानी उसके डेटा है उसको बच्चों उस सारे डेटा को इकट्ठा कर कर और उसकी सूचना देने से संबंधित जो भी ये शाखा है उसको हम सांख्यिकी कहते हैं। तो बच्चों, इसका एक और एग्जाम्पल हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मतदान होता है तो उसका जो रिजल्ट होता है बच्चों, वो भी सांख्यिकी का ही एक हिस्सा है। आगे बच्चों बात करते हैं आंकड़े। तो बच्चों, सांख्यिकी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है आंकड़ा, यानी कि किसी भी विषय से संबंधित हमें अगर किसी का रिजल्ट निकालना है तो बच्चों उसके लिए सबसे पहले उस विषय से संबंधित हमारे पास क्या होना चाहिए, डाटा यानी कि आंकड़ा होना चाहिए बच्चों। तो आंकड़े कहते हैं बच्चों एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। तो बच्चों दोबारा इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि जैसे मान लो एक परीक्षा में परीक्षार्थियों का जो रिजल्ट होता है यानी कि परीक्षा में विद्यार्थियों के जो अंक होते हैं बच्चों, वो भी एक सांख्यिकी का ही हिस्सा है। तो बच्चों जैसे मतदान का परिणाम भी सांख्यिकी का ही एक हिस्सा है और ये मतदान का परिणाम निकालने के लिए हमें जिन सूचनाओं यानी कि जिन अंकों या जिन तथ्यों की जरूरत होगी बच्चों, उन्हें ही हम आंकड़े कहते हैं। आगे है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो बच्चों डाटा को यानी आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने के लिए यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो आरोही क्रम है वो क्या होता है और जो अवरोही क्रम है वो क्या होता है। तो बच्चों आरोही क्रम होता है वो होता है हमारा छोटे से बड़ा। क्या होता है? छोटे से बड़ा। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 9, 15। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हो ये संख्याएं छोटे से बढ़ते यानी कि छोटे से आगे बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। ठीक है बच्चों, इसी को ही हम आरोही क्रम कहते हैं। आगे है बच्चों सबसे अवरोही क्रम। क्या है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम बच्चों होता है बड़े से छोटा, इसका विपरीत बड़े से छोटा। तो बच्चों इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा अगर बात करें इसी को ले तो पहले आएगा 15, फिर आएगा 9, फिर आएगा 8, फिर आएगा 6, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 2। तो बच्चों ये आंकड़ों से संबंधित क्या होगा? अवरोही क्रम, बड़े से छोटे की तरफ। उसके बाद बच्चों हमें सांख्यिकी में परिसर के बारे में पता होना चाहिए कि परिसर क्या होता है। तो बच्चों यदि मैं अधिकतम मान में से अगर न्यूनतम मान को घटा दूं तो बच्चों यह वो क्या होगा? परिसर। तो बच्चों उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये हमारे पास आंकड़े हैं और यदि हमें इनका परिसर चाहिए तो बच्चों इसमें जो अधिकतम संख्या है यानी कि वो है 15 और जो न्यूनतम संख्या है वो है 2। तो बच्चों जो इसका परिसर है वो होगा 13। 15 माइनस 2 बराबर होगा 13 बच्चों। आगे चलते हैं। आगे है बच्चों बारंबारता। बच्चों बारंबारता क्या होती है इसके बारे में जानेंगे कि किसी विशिष्ट की बारंबारता वह संख्या होती है कि वह कितनी बार आंकड़ों में आती है। ठीक है बच्चों, बारंबारता का मतलब बच्चों ये है कि कोई भी आंकड़ा या कोई भी आंकड़ा कितनी बार आ रहा है। इसे बच्चों हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि मान लीजिए एक कक्षा में 10 अंकों का क्या लिया गया बच्चों? एक टेस्ट लिया गया। ठीक है बच्चों, उस 10 अंकों का टेस्ट लिया गया जिसमें
यहाँ आएंगे बच्चों नंबर और यहाँ आएंगे बच्चों की संख्या। क्या आएगी बच्चों की संख्या। मान लीजिए ये एक टेस्ट लिया गया 10 नंबर का और ये उनको देने वाले बच्चों की संख्या हम देखेंगे। तो बच्चों ये एक टेस्ट का परिणाम है जो 10 नंबर का है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मान लीजिए बच्चों कि 10 में से एक नंबर प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं कक्षा में हैं वो है 5। उसी प्रकार 2 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं वो हैं 10। उसी प्रकार 3 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं वो हैं 3 और 5 नंबर, ऐसे करके बच्चों मान लीजिए 10 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं 10। तो बच्चों ये जो बच्चों की संख्या है यानी कि एक बारंबारता का मतलब हुआ कोई विशिष्ट बारंबारता वह संख्या होती है कि जो वह आंकड़ों में कितनी बार आती है। यानी कि यहाँ नंबर तो एक ही है लेकिन उसे प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है 5। तो बारंबारता कितनी बार आएगी बच्चों 5। तो ये उसकी क्या होगी, एक की क्या होगी बारंबारता। यानी कि जो एक नंबर लाने वाले विद्यार्थी हैं वो 5 है, यानी कि वो एक नंबर वाले कितनी बार आएंगे 5 बार। उसी प्रकार 2 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी यानी कि जो बच्चे हैं वो है 10। तो उसी प्रकार बच्चों इसकी जो 2 की बारंबारता होगी 10। तो बच्चों ये आपने सीखा कि बारंबारता क्या होती है। आगे बच्चों हम जानेंगे बारंबारता हमारे पास यहाँ 2 प्रकार की होगी। एक होगी बच्चों अवर्गीकृत और एक होगी वर्गीकृत। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं अवर्गीकृत और वर्गीकृत में क्या फ़र्क होता है। तो बच्चों आपने जैसा कि देखा कि ये जो मैंने आपको बताया नंबर और ये बच्चों की संख्या, यहाँ पर देखो बच्चों जो नंबर है वो क्या है एक ग्रुप में यानी कि एक वर्ग में या एक समूह में नहीं है। तो बच्चों ये जो एक बारंबारता हुई ये हुई बच्चों अवर्गीकृत बारंबारता। और जो बच्चों वर्गीकृत बारंबारता होती है वो एक ग्रुप में यानी कि एक वर्ग में होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जो वर्ग है उसकी जो चौड़ाई है वो 10-10 की, यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। तो बच्चों इस वर्गीकृत बारंबारता का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब नंबर ऑफ आंकड़ा यानी कि नंबर ऑफ डेटा, हमारे पास जो आंकड़ों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, उसे हम एक अवर्गीकृत बारंबारता में बहुत लंबी सारणी नहीं बना सकते। तो बच्चों वहाँ हम एक वर्ग समूह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ तक मैंने 0 से 50 तक एक ग्रुप लिया है। तो बच्चों यहाँ पर जो मैंने देख रहे हैं आप कि 0 से 10, तो इसमें बच्चों 0 से लेकर 10 तक सभी शामिल हो जाएंगे। उसी प्रकार 10 से 20 में सारे वो आ जाएंगे जैसे 11, 12, 13, 14। उसी प्रकार बच्चों 20 से 30 में 20 वाले, 21 वाले, 22 वाले, 23 वाले सभी आ जाएंगे। तो बच्चों ये क्या होगा ग्रुप यानी एक समूह होगा। यानी कि जब हमारे पास आंकड़े काफ़ी ज़्यादा हैं तो हम जो अपनी बारंबारता है उसको वर्गीकृत रूप में भी ले सकते हैं। और बच्चों जो इसकी चौड़ाई है ये हम कितनी भी निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें प्रश्न में कह दिया जाए कि जो आपकी इसकी वर्ग की जो चौड़ाई रखनी है यानी जो इसकी माप है वो 10 लेनी है, तो बच्चों हमें उस प्रश्न में इसकी 10 ही लेनी होगी। और अगर हमें प्रश्न कह दे कि 20 की लेनी है या 50 की लेनी है तो हम जो इसकी वर्ग की चौड़ाई है वो उतनी ही लेंगे। लेकिन अगर बच्चों हमें प्रश्न में नहीं बताया हुआ तो हम इस वर्ग की चौड़ाई है वो कितनी भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा वर्गीकृत यानी अवर्गीकृत और वर्गीकृत बारंबारता के बारे में आपने समझा। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं बच्चों कि यदि हमारा वर्ग इस प्रकार से है कि 0 से 10 और उसके बाद 10 से 20 फिर है 20 से 30, तो बच्चों आप देख रहे हैं कि 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी है। उसी प्रकार बच्चों आपने देखा कि जो 20 यहाँ है और 20 यहाँ भी है। तो बच्चों आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि हम मान लीजिए कोई ऐसा डेटा है यानी कि ऐसी संख्या है, मान लीजिए 20 है। अब 20 को हमने किस में काउंट करना है यानी कि 10 से 20 वाले में ग्रुप में या फिर 20 से 30 वाले ग्रुप में।
तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि 10 से 20 यानी कि ये इस 10 से 20 अगर कोई ग्रुप समूह है तो ये 20 उसमें नहीं होगा, ये 20 बच्चों आगे वाले ग्रुप में माना जाएगा। अगर मैं बात करूं 20 से 30 तो बच्चों ये 30 इसमें शामिल नहीं होगा, ये 30 बच्चों इस ग्रुप में शामिल होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास मिलान चिन्ह। तो बच्चों कई बार बारंबारताओं को चेक करने के लिए हम मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसे समझते हैं बच्चों हम एक एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए ये हमारे पास एक बच्चों के टेस्ट के आंकड़े हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि एक बच्चों का 6 नंबर का एक टेस्ट लिया गया। तो ये है बच्चों प्राप्तांक यानी कि नंबर, और ये है हमारे पास बच्चों की संख्या। क्या है बच्चों की संख्या, यानी कि इसे हम कहेंगे बारंबारता यानी कि F। और यहाँ है बच्चों हमें तीसरा जो कॉलम बनाया है वो है मिलान चिन्ह का। तो बच्चों बारंबारताओं के जरिए ही हम मिलान चिन्ह बना सकते हैं। देखिए कैसे, मान लो 1 नंबर प्राप्त करने वाले जो बच्चे हैं वो हैं 12, 2 नंबर प्राप्त करने वाले जो बच्चे हैं वो हैं 8, और 3 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे हैं 10, और 4 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे हैं 6, और 5 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे हैं 2, और 6 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे हैं 7। ठीक है बच्चों, अब हमें इन्हें मिलान चिन्ह की सहायता से करना है। तो मिलान चिन्ह 12 का कैसे होगा बच्चों, तो कैसे बनाते हैं मिलान चिन्ह, देखिए ऐसे बने 1, 2, 3, 4, उसके बाद बच्चों इसको 1 काट देंगे 5 नंबर से, तो ये 5 हो गया। ठीक है बच्चों, 1, 2, 3 और 4 और 5, ऐसे करके हम 12 तक चलना है, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद 11 और 12। उसी प्रकार आगे देखिए बच्चों 8, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 5 तक हम चल सकते हैं, और 5वें को इन रेखाओं को काट कर चलना है। 10 में देखो बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। उसी प्रकार बच्चों आगे देखते हैं 6, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6। ये आगे देखिए बच्चों 2, तो ये होगा 1 और 2। 7 में देखिए बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम बारंबारताओं की सहायता से मिलान चिन्ह बना सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आगे है बच्चों हमारे पास वर्ग अंतराल। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बारंबारता होती है अगर वो वर्गीकृत हो, जैसे मान लीजिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है और 30 से 40 है, तो बच्चों यहाँ जो वर्ग अंतराल होगा वो कितने का है, 10-10 का है बच्चों। किसका है, 10-10 का। अगर मान लीजिए कि बारंबारता है वो वर्गीकृत है 0 से 20, 20 से 40, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास वर्ग अंतराल होगा वो 20-20 का होगा। इसी प्रकार बच्चों अगर 100 से 200 है और 200 से 300 है, तो यहाँ जो वर्ग अंतराल है वो कितना होगा बच्चों, 100 का वर्ग अंतराल होगा। तो इसी को हम वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आगे है बच्चों हमारे पास वर्ग की चौड़ाई। वर्ग की चौड़ाई के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ठीक है बच्चों, ये आंकड़ा यानी कि वर्गीकृत बारंबारता है। इसमें बच्चों वर्ग की माप में हमारे पास एक होती है निम्न वर्ग सीमा और एक होती है अधिकतम सीमा। तो किसी भी वर्ग की बच्चों जो निम्न वर्ग सीमा होती है वो ये होती है, और अधिकतम वर्ग सीमा होती है वो होती है ये। तो बच्चों ये अलग अलग सब वर्ग की अलग अलग होती है। मान लो इस वर्ग की जो निम्न वर्ग सीमा है वो होगी 20, और इस वर्ग की जो अधिकतम वर्ग सीमा है वो होगी 30। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है बच्चों आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। तो बच्चों
हम जितना भी आंकड़े हैं सांख्यिकी से संबंधित उनको आलेख पर किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं बच्चों, तो उसमें हम जानेंगे 3 प्रकार के आलेख पर हम अध्ययन करेंगे, जिसमें से सबसे पहले है बच्चों दंड आलेख, जिसे हम बार ग्राफ कहते हैं। दूसरा है बच्चों आयत चित्र, जिसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। और तीसरा है बच्चों बारंबारता बहुभुज यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो बच्चों इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन आपको मैं इसके बारे में पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि जो दंड आलेख है वो बच्चों हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों यानी कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम दंड आलेख का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए ये कुछ आंकड़े हैं, मान लीजिए ये है जनवरी, ये है फरवरी, ये है मार्च और ये है अप्रैल। और बच्चों ये है 1, 2, 3, 4 और 5। मान लीजिए बच्चों ये हमारे पास जो एक्स अक्ष है, इसमें हमें बताया जा रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि महीनों के बारे में। और बच्चों यहाँ जो मैंने 1, 2, 3, 4, 5 है, मान लीजिए ये है बच्चों की संख्या, इस मंथ में जन्म लेने वाले मान लीजिए बच्चों की संख्या है बच्चों, ठीक है। तो इसमें वर्गीकृत यानी कि वर्गीकृत बारंबारता यानी कि नहीं है, अवर्गीकृत बारंबारताओं के लिए आंकड़ों के लिए हम दंड आलेख का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए यह जैसे हमें पता लगाना है कि जनवरी महीने में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 3। उसी प्रकार फरवरी में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी, 5। उसी प्रकार आप देख सकते हैं 2 और 2। इस प्रकार जो बच्चों वर्गीकृत क्या कहते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए यानी कि अवर्गीकृत बारंबारताओं के लिए हम दंड आलेख का इस्तेमाल करते हैं। इस पर आगे हम पूरी चर्चा करेंगे। और बच्चों जो आयत चित्र होता है वो हम वर्गीकृत बारंबारताओं के लिए करते हैं, यानी कि यहाँ होगा 0 से 10 और मान लीजिए ये है 10 से 20 और फिर है 20 से 30। यानी कि दंड आलेख और आयत चित्र में फ़र्क होता है बच्चों। इसमें हर डेटा के बाद थोड़ी थोड़ी यानी कि हर ये आयत के बाद थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, लेकिन जो आयत चित्र होता है वो इस वर्गीकृत बारंबारताओं के होने के कारण ये एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए बनता है, ठीक है बच्चों। आगे हम बात करें बारंबारता बहुभुज, तो बच्चों ये आयत चित्र की सहायता से ही बनता है, यानी कि जो वर्ग है यानी कि हमारे पास जो वर्ग समूह है उसके मध्य वैल्यू यानी कि उसकी मध्य संख्या को लेकर हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0 से 10 इन दोनों को हम करेंगे प्लस और 2 से विभाजित करेंगे तो बच्चों आएगा 5। तो यहाँ पर हम एक डॉट लगाएंगे। उसी प्रकार 10 से 20 इनके बीच में आएगा बच्चों 10 और 20 के 30 यानी 15। तो बच्चों वो यहाँ आएगा यहाँ। तो इस प्रकार हम ये इनके जो मध्य बिंदुओं को मिला देंगे तो यानी कि ये इस प्रकार बनेगा बच्चों, और इसी को ही हम कहते हैं बारंबारता बहुभुज। इसे हम आयत चित्र के बिना भी बना सकते हैं। तो बच्चों आगे हम इन पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है। चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों है हमारे पास दंड आलेख, ठीक है। तो दंड आलेख में बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दंड आलेख के बारे में, जैसा कि आपने अभी बताया था मैंने कि दंड आलेख आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण होता है जिसमें प्राय एक अक्ष यानी कि मान लीजिए एक्स अक्ष पर एक चर को प्रकट करने वाले एक समान यानी कि एक्स अक्ष पर एक ही चर है बच्चों, क्या है, यानी कि ग्रुप यानी कि वर्गीकृत डाटा यहाँ नहीं है, किसी भी एक चर को प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिए ये एक्स अक्ष है हमारा और यहाँ पर किसी भी एक चर को प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, ठीक है, वाले एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं जिनके बीच में बराबर बराबर दूरियां छोड़ी जाती हैं। जैसा कि अभी आपको बताया बच्चों, इस दंड आलेख मतलब ये जो आयत हैं इनके बीच में समान दूरियां छोड़ी जाती हैं। चर के मान दूसरे अक्ष मान लीजिए y अक्ष पर दिखाए जाते हैं और दंडों की ऊंचाइयां चर के मानों पर निर्भर
करती है। तो बच्चों ये दंड हैं जो इनकी जो ऊंचाइयां हैं वो इस चर के मान पर निर्भर करती हैं। मान लीजिए इनके चर के मान जितने ज़्यादा होंगे तो इनकी जो ऊंचाई है बच्चों वो उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जितने इनके मान कम होंगे उतनी ही इनकी ऊंचाई है बच्चों वो कम होगी। ठीक है बच्चों, ये दंड आलेख कैसे बनते हैं, ठीक है, और इन पर इनसे जो संबंधित प्रश्न है वो किस प्रकार आता है आगे देखते हैं। तो बच्चों आगे है हमारे पास कि 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया है। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया है। तो बच्चों ये आपके सामने एक आलेख है जिसमें एक्स अक्ष पर हमारे जो महीने हैं वो लिखे हुए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर। और ठीक है बच्चों, और इधर है बच्चों की संख्या, यानी कि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब बच्चों हमसे प्रश्न पूछता है कि नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। तो बच्चों हम इस आलेख को देखकर इसका उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों नवंबर में जाएंगे और नवंबर में देखेंगे कि 4, नवंबर में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या है बच्चों 4। अगला प्रश्न है बच्चों कि किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ। तो बच्चों जो दंड सबसे ऊंचा होगा उसी महीने में सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने जन्म लिया है। तो बच्चों यहाँ पर अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने जन्म लिया है, यानी कि 6 विद्यार्थियों ने जन्म लिया है। तो बच्चों यहाँ जो इसका आंसर होगा वो होगा नवंबर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा जो अध्याय सांख्यिकी है इसका जो पहला भाग है वो यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों इसमें हमने सांख्यिकी के बारे में जाना और दंड आलेख के बारे में जाना। तो आगे मिलते हैं बच्चों इसी अध्याय के भाग 2 में। धन्यवाद।